सबसे फर्स्ट इस पे अपन डिफाइन करेंगे elasticity. Elasticity, that means the property of the material, the property of the material by virtue it tries to regain its original shape after removing the deforming forces. The deforming forces is called elasticity, and the materials are called elastic material. Elastic material. तो अपन कह रहे कि वो एक प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी मटेरियल अपन कह रहे कि अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहेगा आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस, इस प्रॉपर्टी को elasticity कहेंगे, एंड द मटेरियल्स आर कॉल्ड elastic मटेरियल. इन नेचर कोई भी मटेरियल 100% elastic एग्जिस्ट नहीं करता है, बट फिर भी अपन कह रहे कि नियरली परफेक्टली elastic मटेरियल हम ग्रेफाइट और डायमंड को मान सकते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन कहेंगे इन नेचर no one material is perfectly elastic, but the diamond and the graphite are nearly perfectly elastic material. अभी देखो, अभी अपने माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में जो मिसकंसेप्ट क्या रहता है, हम इलास्टिक का मतलब समझते हैं रबर. तो रबर का नेचर है, अगर जैसे मैं कंपेयर करता हूं तो एक तो रबर है और दूसरा अपन कह रहे कि स्टील है, तो उसमें से ज्यादा इलास्टिक कौन होगा? एक रबर है और रबर. रबर नहीं. जबकि हम इलास्टिक नेचर अपन कहेंगे कि स्टील है, वो दैट इज मोर इलास्टिक. इसका रीजन क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल कितना क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करेगा, दैट इज मोर इलास्टिक. मोर टफ, दैट मीन्स मोर इलास्टिक. तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे स्टील है, स्टील पर अपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो स्टील में कुछ डिफॉर्मेशन आया और वो डिफॉर्मेशन उतना जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लिया कि हम उसको देख भी नहीं पाए. इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कितना एक्सपांड जल्दी करता, नहीं, कितना क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगा, दैट इज मोर इलास्टिक. तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. क्लियर? तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का मतलब नहीं यस. कितना जल्दी गेन करते, कितना डिफॉर्म जल्दी होता उसको इलास्टिक नहीं कहेंगे. हम कहेंगे मोर इलास्टिक वो होगा जो जितना क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करेगा. जैसे डायमंड और ग्रेफाइट इतने टफ होते हैं कि उनकी शेप में चेंज अपन नहीं ला सकते, उसमें डिफॉर्मेशन जीरो के बराबर रहता है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा इलास्टिक है. तो जो मटेरियल जितना ज्यादा टफ होगा, जिसमें डिफॉर्मेशन जितना कम होगा, वो मोर इलास्टिक मटेरियल होगा. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ यस. पे अपन कह रहे कि अपने पास एक एल्यूमिनियम है, दूसरा अपने पास आयरन है, फिर अपन कह रहे कि स्टील है, और इनको अपने को बताना है कि कौन सबसे ज्यादा इलास्टिक है. तो सबसे ज्यादा इलास्टिक स्टील होगा, उसके बाद में आयरन होगा,
और फिर अपन कह रहे कि एल्यूमिनियम होगा। ये इसका नेचर। क्योंकि देखो अभी आप कहोगे कि सर आयरन और स्टील में क्या डिफरेंस है, स्टील भी तो आयरन से ही बनता है। तो हम कह रहे हैं कि आयरन के अंदर हम मैग्नीज और मैग्नीशियम ये मटेरियल मिलाकर स्टील बनाते हैं। तो ये मटेरियल क्यों मिक्स करते हैं उसमें, ताकि उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाए, उसका टफनेस इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये अपन कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है और इलास्टिसिटी कैसे अपन डिफाइन करेंगे वो आपने देखा। अभी इलास्टिसिटी के जस्ट ऑपोजिट एक दूसरा नेचर होता है, दैट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जस्ट इलास्टिसिटी का रिवर्स है। तो हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल by virtue, the property of the material by virtue it does not try to regain its original shape, regains its original shape after removing the deforming forces are called plasticity, and the materials are called plastic. Materials are called plastic. ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक कहेंगे। सेम नेचर के अंदर कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक तो नहीं है, बट अपन कह रहे कुछ मटेरियल को अपन नियरली परफेक्टली प्लास्टिक कह सकते हैं। तो जैसे अपन कह रहे कि क्ले है, वॉल पुट्टी है, वैक्स है, चॉकलेट है, उसको भी अपन प्लास्टिक कह सकते हैं। जैसे बेटा अपन कह रहे कि क्ले से हम जैसी डिजाइन बनाना चाहे वैसी डिजाइन बना सकते हैं। क्ले को अपन कह रहे कि हम एज ए आर्ट बनाना चाहे कोई भी डिजाइन तो वो उस क्ले की हेल्प से अपन बना सकते हैं। वॉल पुट्टी से जैसी अपन वॉल पे कोई डिजाइन ड्रॉ करना है तो वो अपन उस डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वैक्स से अपन जैसी चाहे वैसी अपन कह रहे की शेप दे सकते हैं। तो ये सभी अपन कह रहे कि परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है, नियरली परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। तो यहाँ पे अपन तो कह रहे हाँ, आर नियरली perfectly plastic material, are nearly perfectly plastic material। अभी यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज स्ट्रेस। एलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है स्ट्रेस, उसको अपन डिफाइन करेंगे। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस है। ऐसा यूनिट इसकी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको हम कह सकते हैं पास्कल। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये पास्कल है। डायमेंशन फॉर्मूला अपन देखें तो m1 l माइनस वन t माइनस टू के इक्वल होगा, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो एक मिनट पीछे जा सकते हो आप? यस करेंगे। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकेंड बल्क स्ट्रेस,
और वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। थर्ड, shearing स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीन टाइप का स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर अपन बात करें, कि जैसे अपन कह रहे कि एक सपोर्ट है और यहाँ से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड के शेप में या एक वायर कह सकते हैं, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक फोर्स F इसके क्रॉस सेक्शन पर अपन अप्लाई कर रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है सिग्मा L, उसको अपन कहेंगे फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। इससे अपन कह सकते हैं F अपॉन A, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। सेकेंड जो स्ट्रेस को अपन डिफाइन करेंगे, जैसे एक वॉल्यूम है, ये हमने कहा कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। ये अपने पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन कह रहे कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपन कह रहे कि फोर्स है। और फोर्स बेटा अपन कह रहे कि पूरे सरफेस एरिया पे लग रहा है। तो जब अपन बल्क मॉड्यूलस बल्क स्ट्रेस को डिफाइन करें, तो बल्क स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। टोटल सरफेस पे फोर्स लग रहा है, इसलिए अपन इसको कहेंगे फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, मीन्स F अपॉन A, बट यहाँ पे एरिया सरफेस एरिया होगा। तो बल्क स्ट्रेस जो है उसको अपन प्रेशर या चेंज इन प्रेशर के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो बल्क स्ट्रेस है दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सिग्मा बी या बल्क स्ट्रेस, उसको अपन चेंज इन प्रेशर के इक्वल कह सकते हैं। मतलब फोर्स लगाने पर कितना प्रेशर में चेंज आया, वही अपन कह रहे कि उसका बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस होगा। थर्ड अपन बात करें शेयरिंग स्ट्रेन की, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जैसे इस टाइप से एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। ये अपन कह रहे कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे टेंजेंशियली एक फोर्स F अपने अप्लाई किया, ये फोर्स F है, और ये अपन कह रहे कि इसका बेस एरिया है। तो जब अपन शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन बेस एरिया। है सब में एरिया है, बट एरिया में अपन कह रहे कि जो एरिया है, एक में क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक में टोटल सरफेस एरिया है। और जब शेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन बेस एरिया। ये अपन कह रहे कि शेयरिंग स्ट्रेस के इक्वल होगा। तो तीन टाइप का अपन कह रहे कि स्ट्रेस यहाँ पे हमने डिफाइन किया। फर्स्ट अपन कह रहे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड बल्क स्ट्रेस, और तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस। सबका यूनिट सेम है,
यूनिट में कोई चेंज नहीं क्योंकि सभी फोर्स अपॉन एरिया है। तो अगर हम फर्स्ट की यूनिट देखें ऐसा यूनिट, तो इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा, जो प्रेशर की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये भी अपन कह रहे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, यूनिट सबकी सेम होगा। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है दैट इज डिफाइंड फॉर वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वायर के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होगा उसी के लिए डिफाइन होगा। अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें या बल्क स्ट्रेस की बात करें, डिफाइन फॉर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के लिए डिफाइन होगा। डिफाइन फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और जबकि अपन कह रहे कि शेयरिंग जो स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस है, डिफाइन फॉर सॉलिड, डिफाइन फॉर ओनली सॉलिड, केवल सॉलिड के लिए ही डिफाइन होगा, गैसेस के लिए या लिक्विड के लिए डिफाइन नहीं होगा। कुछ हद तक मतलब अपन कह रहे बहुत ही स्मॉल फॉर्म में लिक्विड की सरफेस के लिए शेयरिंग स्ट्रेस को अपन डिफाइन कर सकते हैं, बट अपन पूरा लिक्विड की बात करेंगे तो उसके लिए अपन कह रहे कि डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि उसकी शेप होती ही नहीं है लिक्विड की। तो लिक्विड की शेप ही नहीं होती तो हम शेप कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस हम्म। या टेंजेंशियल स्ट्रेस केवल सॉलिड के लिए होगा। बल्क स्ट्रेस वो वॉल्यूम तीनों का होता है, लिक्विड का, सॉलिड का, गैस, तीनों के वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, तो ये बल्क स्ट्रेस तीनों के लिए डिफाइन होगा। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो केवल वायर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिलेंडर है, वायर है, रॉड है, उसी के लिए अपन कह रहे कि डिफाइन होगा। क्लियर? तो ये अपन ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस क्या है उसको अपने यस। डिफाइन किया। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे सेकेंड टर्म दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। और स्ट्रेन है क्या, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। अभी डायमेंशन में चेंज किसका हो सकता है, तो लेंथ का भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, या शेप में चेंज हो सकता है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उसको अपन स्ट्रेन कहेंगे, दैट इज ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, उसको अपन स्ट्रेन कहेंगे। अभी स्ट्रेन में भी तीन टाइप से स्ट्रेन अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड अपन कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, या बल्क स्ट्रेन। थर्ड अपन कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन जैसे स्ट्रेस डिफाइन किया था उसी टाइप से तीन टाइप स्ट्रेन के होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन, एंड थर्ड शेयरिंग स्ट्रेन। पहले अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जैसे अपने पास एक रॉड है, रॉड पर अपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने पर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट डेल्टा एल है। ओरिजिनल लेंथ उसकी एल है, और उसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट है वो डी एल के इक्वल है। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, और लेंथ में इंक्रीमेंट डेल्टा एल के इक्वल है। ये फोर्स अप्लाई किया, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बेटा अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज चेंज इन लेंथ
अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ पे अपन कहेंगे चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ एल के इक्वल होगा। ये अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहाँ पे अपन कहेंगे यूनिटलेस, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ हो गया तो लेंथ से लेंथ डायमेंशन कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे अपन कहेंगे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। फिर अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन की, सेकेंड टाइप अपन डिफाइन करेंगे। सेकेंड अपने पास है बल्क स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन, जैसे अभी हमने कहा सिग्मा ई वी और ई बी, और वो होगा चेंज इन वॉल्यूम। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जैसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर अपने पास है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है और इस पे अपने फोर्स अप्लाई किया, ये जैसे अपने पास फोर्स है। और जैसे अपन फोर्स को अप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, और वॉल्यूम में चेंज इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, और वॉल्यूम में जो चेंज है उसको अपन लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सिग्मा बी, और उसको हम कहेंगे कि डेल्टा वी। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जब डेल्टा वी फाइन करेंगे नेगेटिव मिलेगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए अपन नेगेटिव साइन लगा देते, सॉरी ई बी, ई बी। तो ये अपने पास बल्क स्ट्रेन है। नेगेटिव साइन शोज डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम, नेगेटिव साइन shows the decrement of volume, decrement of the volume। सेम ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जैसे हमने कहा था कि हम बल्क स्ट्रेन सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं, उसी टाइप से बल्क स्ट्रेन भी तीनों के लिए डिफाइन होगा, डिफाइन फॉर सॉलिड लिक्विड और गैसेस। बल्क स्ट्रेन के बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड सर लास्ट 2 स्लाइड्स। सेकेंड अपने देखा बल्क स्ट्रेन, थर्ड अपने देखा शेयरिंग स्ट्रेन। मतलब शेयरिंग स्ट्रेन में हम ये कह रहे हैं कि जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब अपन कह रहे हैं कि उसका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कितना है, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो ई एस इक्वल्स टू अपन कहेंगे टेंजेंशियल चेंज अपॉन बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स अपॉन एल, और एक्स अपॉन एल इस ज्योमेट्री से अपने को किसके इक्वल मिल रहा है, टेन थीटा। थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो टेन थीटा को थीटा, और उसको अपन आर्क अपॉन डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली शेयरिंग स्ट्रेन है, केवल सॉलिड के अंदर ही डिफाइन होगा। तो डिफाइन फॉर सॉलिड, ये भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डिफाइन फॉर सॉलिड। तो ओनली सॉलिड मटेरियल है उसी के लिए डिफाइन होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एंड हुक्स लॉ क्या है? तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं, अंडर द इलास्टिक लिमिट, अंडर द इलास्टिक लिमिट, under the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to the strain. Under the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. स्ट्रेस है वो अपन कह रहे कि स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सॉरी, stress is directly proportional to strain एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा अपन ऐड करेंगे, दैट इज ई। तो ई इंटू स्ट्रेन है, और ई जो है उसको अपन कहेंगे दैट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ई यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ई इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड विच इज also called modulus of elasticity, modulus of elasticity। तो यहाँ पे सिंपल अपन कहेंगे कि E जो है, E वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये अपन कह रहे कि मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है। अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व ड्रॉ करें, ये जैसे अपने पास स्ट्रेस एक्सिस लिया, ये स्ट्रेन है, और अंडर इलास्टिक लिमिट जब अपन कर्व ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो इसमें कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। अंडर द इलास्टिक लिमिट अपन कह रहे कि कर्व है वो कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो जो सिग्मा जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही बेटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन तो यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हम कहेंगे पास्कल, ये ऐसा यूनिट है इसका। अगर अभी जैसे जो इलास्टिसिटी है मटेरियल की, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, इसको कौन कौन सा फैक्टर से वो अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस पर इफेक्ट करेगा? तो फर्स्ट अपन कहेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर है वो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। अगर बेटा अपन कहेंगे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली किसी चीज को मोल्ड करना है, तो क्या करेंगे बेटा, उसको हम हीट अप देंगे। हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इलास्टिसिटी डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होगा। सेकेंड, अगर हम बात करें बेटा हैमरिंग, किसी को बार बार हैमर करे, जैसे
कोई भी बेटा अपन कह रहे ब्लैक स्मिथ टूल को बनाता है तो क्या करता है, वो अपन कह रहे कि गरम करेगा पहले उस टूल को और फिर हैमरिंग करेगा। जितना ज्यादा हैमर होगा उतना ही अपन कह रहे कि उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है, वो स्ट्रांग बनेगा। तो हैमरिंग के कारण मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज होती है। थर्ड अपन बात करेंगे एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस, अभी एनीलिंग क्या है, जैसे कोई ओर है बेटा, ओर से अपन कह रहे कि हम सर मटेरियल। सो वो हैमरिंग की। एनीलिंग, यस। एनीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें अपन कह रहे कि हम मटेरियल को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद में वापस उसको रीडिजाइन करते हैं। तो कोई भी मटेरियल को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद में उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन हो सकता है, हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो एनीलिंग अगर इंक्रीज होगा तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए देखो अपन क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल एक बार, जैसे सपोज कोई स्टील की आयरन की कोई बॉडी है और उसको अपने एक बार यूज कर लिया, फिर उस पर रस्ट लग गया, हमने उसको बेच दिया, तो वापस अपन उस मटेरियल को मेल्ट करके सेम टाइप का मटेरियल या सेम स्ट्रेंथ का नहीं बनाएंगे। उसको आयरन को अपन किस में यूज करेंगे, उससे कम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल में यूज करेंगे, क्योंकि एक बार यूज हो गया तो उसके बाद में उसको एनिलिंग प्रोसेस से वो पास होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एनिलिंग अपन कह रहे कि प्रोसेस से इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज होता है। फोर्थ अपन कहेंगे कि इम्प्योरिटी। अगर जैसे अपन देख रहे हैं कि मुझे आयरन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करना, तो मैंने उसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम इम्प्योरिटी मिक्स कर दिया। तो इम्प्योरिटी मिक्स करने पर भी अपन कह रहे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये अपन कह रहे कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं वो अपने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर। अभी जैसे हमने यहाँ पर यस। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की अगर अपन बात करें तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी छोटा सा चैप्टर है ना, एक दो लेक्चर और होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यस।